हेलो माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको मैं पढ़ा रही थी। आज आपका ये लास्ट सिद्धांत है, इसके बाद ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका ये जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सिद्धांत है जीन पियाजे का सिद्धांत। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि जीन पियाजे ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, इन्होंने कितने सिद्धांत बताए हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये किस अधिगम सिद्धांत के जनक हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, चीज़ों को अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं आपको बता देती हूँ, आपकी शाम की क्लास जो होगी वो आपकी सेकंड पेपर की होगी। ठीक है, मॉर्निंग में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होंगी और शाम में आपकी जो है वो इवनिंग में आपकी क्या होगी, आपकी सेकंड पेपर की फर्स्ट पेपर की मॉर्निंग में और सेकंड पेपर की आपकी जो क्लासेस होंगी वो इवनिंग में होंगी। ठीक है, तो क्लासेस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके करीब आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनका फेमस सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वैसे तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने भी वाइगोत्स्की की तरह भाषा और विचार का सिद्धांत दिया है। देखिए कुछ चीज़ें जो मैंने नोट नहीं की हैं उनको आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, उनको नोट करते रहिए ताकि अगर उससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से वहाँ पे लिख लीजिए। हर चीज़ आपको यहाँ पर नोट कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप चीज़ों को नोट करते रहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, वैसे तो हर चीज़ मैं ऐड करती हूँ, हर चीज़ों को मैं एक टॉपिक में कवर करती हूँ, लेकिन अगर बाय द वे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो मैं उन्हें आपको इस तरीके से समझाऊंगी, तब वहाँ पर चीज़ें बता सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए जीन पियाजे ने क्या है, इनका जो फेमस सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका सबसे अच्छा, इनका सबसे लोकप्रिय, इनका पसंदीदा और इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था, ये सबसे फेमस ये सिद्धांत था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इसके अलावा भी 2 सिद्धांत दिए हैं, आप उनको नोट करिए। पहला है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, जैसे कि हमारे वाइगोत्स्की ने भी भाषा और विचार का सिद्धांत दिया है। और आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था भाषा और विचार के सिद्धांत में, उन्होंने कहा था कि विचार जो है वो, भाषा जो है वो विचार से पहले है। इसी तरीके से हमने आपको उस दिन वाइगोत्स्की के में जब पढ़ाया था वाइगोत्स्की के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले है। वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा विचार से पहले, उन्होंने कहा बच्चा पहले बोलता है फिर उन चीज़ों को सोचता है, लेकिन हमारे जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कहा है नहीं, बच्चा पहले सोचता है उसके बाद उस चीज़ के बारे में बोलता है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को, आपके माइंड में जब कोई चीज़ें चल रही होती हैं तो तब उनके बारे में आप बोलते हो, उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हो। तो मुझे भी जीन पियाजे का ये सिद्धांत, जीन पियाजे का मुझे भी अच्छा लगा। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी भाषा और विचार का सिद्धांत दिया। इन्होंने भी कहा कि जो विचार है वो भाषा से पहले है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, भाषा विचार से पहले है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको बार बार बता रही हूँ। फिर इन्होंने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में भी 3 चीज़ें बताई हैं। इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें ये बताया है कि पूर्व नैतिक चरण क्या होते हैं और विषमांगी नैतिकता क्या होती है। ठीक है, स्वतंत्र नैतिकता क्या होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। फिर आपका है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो बहुत ही फेमस, उनका सबसे फेमस सिद्धांत था, जो बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपके डीएलएड में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या बताया है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इसके बारे में बताते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और ये जो थे ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे ये एक जंतु वैज्ञानिक भी थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये जो जीन पियाजे हैं इनको हम संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक भी मानते हैं और ये जो हैं ये विकासात्मक मनोविज्ञान के भी जनक कहलाते हैं।
किसके जनक कहलाते हैं? संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक कहलाते हैं और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। चीज़ों को नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये पेशे से जंतु वैज्ञानिक भी थे। ये विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं और संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक भी माने जाते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी इनका ये कहना है कि जो हमारे पियाजे जी हैं, इनका मानना था कि बच्चे जैसे जैसे क्या होते हैं, बड़े होते रहते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे इनके अंदर वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी वो वस्तुओं को उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ये क्या वस्तु है, इसका नाम क्या है, उसके बारे में सोचना, वैसे वैसे वो क्या होते हैं, उन वस्तुओं के बारे में सोचना, उनके वस्तुओं के बारे में समझना, वैसे वैसे उनके कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, देखा होगा आपने बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। जैसे वो जब भी किसी नई चीज़ को देखते हैं या किसी नई वस्तु को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने लगते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा वो बहुत क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो उन्होंने एक बॉटल देखी, जैसे कि ठीक है, तो वो पूछते हैं ये बॉटल ये क्या करती है, इसका क्या काम है, इसमें पानी क्यों भरा जाता है, इसमें हम पानी भर के हम क्यों पीते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। या भी कोई भी अगर आप उनको कहीं भी घुमाने ले जा रहे हैं या कहीं भी अगर उनको आसमान में कोई भी पक्षी दिख गया, कोई भी चिड़िया नहीं, कौवा ही दिख गया जैसे, ठीक है, पापा ये क्यों उड़ता है, ये काला क्यों होता है, ठीक है, ये काऊ काऊ क्यों करता है ना। बहुत सी चीज़ें बहुत सारे उनके दिमाग में, एक वस्तु को देखकर बहुत सारे उनके दिमाग में सवाल रहते हैं कि आप उनके जवाब को देते देते थक जाते हो। ठीक है, तो वो खुद उसके बारे में क्या करते हैं, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसके बारे में खुद ब खुद वो आपसे इतने सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। खुद ही वो अपने आप से हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश खुद ही करते हैं, खुद ही वो क्वेश्चन करते हैं, खुद ही वो हर चीज़ के बारे में जानना शुरू करते हैं। उन्हें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपसे इतने सवाल करते हैं, उनको अपने जवाब चाहिए होते हैं। जो उन्हें चीज़ें नहीं पता होती उनके बारे में वो खुद बहुत सारे सवाल करके उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता भी होते हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे जो होते हैं एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चा क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान की रचना वो खुद करता है, यानी अपने अंदर वो नॉलेज खुद ही भरता है। ठीक है, वो अपने अंदर नॉलेज इकट्ठा खुद करता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा जो होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान की रचना क्या करता है, खुद करता है। ये इनका मोस्ट फेमस जो है, ये जो लाइन है इनकी मोस्ट फेमस लाइन है। ये बहुत टेट सीटेट में भी पूरी यही लाइन उठा के रख दी जाती है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं या बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये किसने कहा है, ये हमारे जीन पियाजे जी ने कहा है। ठीक है, तो इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके डीएलएड में, टेट, सुपर टेट जहाँ भी आप पेपर देंगे, सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यानी कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में वो खुद नॉलेज रखना जानते हैं, खुद ज्ञान की रचना करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वालिटी में। ये कहा गया है कि बच्चों की जो सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की जो एबिलिटी होती है, वो एडल्ट से, यानी कि जो उनसे बड़े होते हैं, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं उनमें अलग होती है, उनके सोचने की क्षमता अलग होती है। देखिए बच्चे अभी वही आपसे बड़े सवाल पे सवाल करें तो आप बहुत इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे कि कितने सवाल करता है, लेकिन अभी वही बच्चे करते हैं तो आपको उनको जवाब देने में भी बहुत मजा आता है। जितने वो क्वेश्चंस करते हैं आप उनका आंसर देने में बहुत आपको अच्छा भी लगता है। देखिए वो कैसे तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
आप भी जब छोटे होंगे तो आपने भी बहुत से, क्यों करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एकदम कोरा कागज होता है, एकदम खाली कागज होता है, उस दिमाग में अभी कुछ भी नहीं फीड हुआ है। वो धीरे 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 ज्ञान को अपने दिमाग में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने दिमाग में, उन चीज़ों को दुनिया में यानी संसार की हर एक चीज़ों को समझना जानना वो चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है, पियाजे जी ने, देखिए पियाजे जी ने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बच्चे क्या होते हैं, उनके जो सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने के अकॉर्डिंग, सोचने के अनुसार एडल्ट से वो अलग होते हैं। ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, वो अलग ही सोचते हैं, लेकिन उनके जो सोचने की जो क्वालिटी होती है ना, वो जो लक्षण होते हैं वो सेम होते हैं, वो अलग नहीं होते, लेकिन उनकी जो सोचने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। ठीक है, अभी वो बहुत बड़ा बड़ा नहीं सोचते, उनको अभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना ही उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के कुछ तथ्य। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास के कुछ तथ्य हमारे जीन पियाजे जी ने बताए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके डीलेट में पूछे भी जाते हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो जो जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट है उनका, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। चलिए देखते हैं, पहला है अनुकूलन, जिसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, एडेप्ट करना। ठीक है, तो अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन, यानी एडेप्ट करना। क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं, यानी कि वातावरण के अनुसार, ठीक है, अपने आप को, यानी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को क्या होता है, उसी के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन या एडेप्टेशन कहलाता है। यानी जिसके द्वारा एक जो बच्चा होता है वो नए ज्ञान और पहले की जानकारी के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम छोटे थे क्या करते थे, हमें जो चीज़ें पता हैं और जो हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको आपस में तालमेल बिठा करके चीज़ों को सीखना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी कि वातावरण के अनुसार खुद को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे अनुकूलन कैसे क्या है, चलो आपको अच्छे से समझाते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, कैसे हम नई चीज़ों को पहचानते हैं और कैसे हम पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से जोड़कर पहचानते हैं। ठीक है, देखिए आत्मसातकरण, ठीक है, एक होता है आत्मसातीकरण और दूसरा जो होता है वो होता है समायोजन। ठीक है, जिसको हम एकोमोडेशन भी कहते हैं और आत्मसातीकरण को हम एसिमिलेशन कहते हैं। आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग समझाते हैं। जैसे आपने एक कुत्ते को देखा, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक कुत्ते को देखता है। ठीक है, अब उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि ये क्या है, ये कैसे बोल रहा है, ये हमारी तरह क्यों नहीं बोल रहा है, ये इस तरीके से कई सारे सवाल उसके अंदर होते हैं। वो अपने मम्मी पापा से या अपने भाई बहन से पूछता है ये क्या है, उन्होंने बताया कुत्ता है। अच्छा, तो ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ब्लैक ब्लैक क्यों है, ये मेरे जैसा क्यों नहीं है। आपने उसको बताया कि ये जानवर होता है, ये एक तरीके का जानवर है, ये भौंकता है। ठीक है, ये इसके 4 पैर होते हैं, 2 आँख होती हैं। आपने उसको उसके बारे में अच्छे से समझाया, वो समझ गया। अगली बार जब वो कुत्ते को देखता है तो वो तुरंत बता देता है कि ये कुत्ता है। ठीक है, लेकिन उसके सामने एक बिल्ली आती है तो उसको लगता है वो काला कुत्ता था और ये सफ़ेद कुत्ता है, उसे बिल्ली के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, अब वो आपसे कहेगा देखो पापा कुत्ता जा रहा है, वो बिल्ली को कुत्ता बोलता है। ठीक है, देखिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों को जब सीखते हैं तो उसको पुराने ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों को समझाना भी चाहिए, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर अगर आप बच्चों को समझाओगे तो उसे अच्छे से समझ में आएगा और वो उसके हमेशा दिमाग में बसा रहेगा। तो जिस तरीके से वो बिल्ली को देखता है, वो कहता है पापा सफ़ेद कुत्ता जा रहा है। ठीक है, अब आप उसको बताओगे नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। ठीक है, और ये म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है, इसके भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्ली, ये कुत्ता नहीं, ये कुत्ते की तरह ही एक जानवर है, लेकिन ये दूसरा जानवर है, बिल्ली है। अब उसे पता चल गया कि कुत्ता अलग होता है और बिल्ली अलग होती है। कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है।
ठीक है। इस तरीके से आपने उन दोनों के बारे में उस बच्चे को पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो बिल्ली को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये बिल्ली जा रही है, ठीक है। कुत्ते को कहेगा ये कुत्ता है, ठीक है। अब वो उसमें क्या करेगा, अब उसको एक जैसा नहीं बोलेगा। तो इसे ही कहते हैं आत्मसातकरण, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर किसी चीज को समझाना, किसी चीज को पढ़ाना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन यानी एकोमोडेशन। समायोजन का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। कैसे, जैसे ये देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं खुद अपनी तरीके से। क्या है, देखिए जैसे नई जानकारी मिलने के कारण क्या होता है, पुरानी जानकारी के गलत होने या दोनों सूचनाओं में विरोध होने पर संशोधन करना। जैसे हमने अभी आपको बताया नई जानकारी मिलने पर के कारण, जब हमने भी बताया कि पहले बच्चा क्या करता है, बच्चे ने क्या देखा, कुत्ता देखा, ठीक है। अब जब उसके सामने कुत्ता आएगा तो क्या होगा, वो कुत्ता और बिल्ली में कंपेयर करना सीख जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जब उसके सामने कुत्ता आएगा तो उसे कुत्ता जानेगा और जो बिल्ली आएगी तो उसे समझ जाएगा कि ये बिल्ली है, यानी ये दोनों अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। तो यानी कि पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में अब आप तालमेल बैठाने लगे हो, उसका कंपेयर करने लगे हो, इसे ही हम क्या कहेंगे, समायोजन। आत्मसातकरण में आपने क्या कहा, उसको ज्ञान दिया आपने, ठीक है। बच्चे ने तालमेल नहीं बैठाया, बच्चे ने कंपेयर नहीं किया, आपने उसको समझाया। लेकिन समायोजन में क्या होता है, अब आप तालमेल बैठाने लगे हो। जैसे एक एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं, जैसे मान लो कपूर की गोली है, ठीक है। तो कपूर की गोली को चूरन की गोली समझ लेना, ठीक है, या बिल्ली को कुत्ता समझना, ये सब क्या कहलाता है, ये आपका जो है आत्मसातकरण कहलाता है। और जब आप, जैसे कोई बच्चा है, एक चूरन की गोली है और एक कपूर की गोली, दोनों सफेद हैं, उसने क्या किया, कपूर की गोली खाई, ठीक है। जब कपूर की गोली खाई तो उसे अजीब लगा, ठीक है, उसने चूरन की गोली समझ के उसको खा लिया। अब उसे समझ में आ गया कि ये जो है कपूर की गोली है और जो दूसरी है वो चूरन की गोली है, तो उसमें वो दोनों में चीज़ों में कंपेयर करना वो सीख गया। तो अगर वो सीख गया तो वो समायोजन कहलाया, और वो अभी ज्ञान ले रहा है तो वो क्या कहलाया, आत्मसातकरण, ठीक है। तो आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है साम्य धारण या संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन, ठीक है। साम्य धारण या संतुलन या इक्विलिब्रेशन क्या होता है, तो साम्य धारण यानी इस अवस्था में ये बताया गया है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर लेता है, यानी कि उसे चीज़ों में अंतर ना कर पाना और अंतर कर लेना, दोनों चीज़ें सीख गई, यानी वो दो चीज़ों में अंतर करना सीख रहा है और दूसरे में वो दोनों चीज़ों में अंतर करना सीख गया है। एक सीख रहा है और सीख गया है, दोनों में समायोजन कर लेना, दोनों के बीच संतुलन बना लेना क्या कहलाता है, साम्य धारण या संतुलन कहलाता है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझ जाना, यानी इस अवस्था में ये कहा गया है कि बालक की जानकारियों में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी रुकावट ना आए, वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख गया है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समायोजन या संतुलन कहते हैं, ठीक है। साम्य धारण संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसको, ठीक है, क्या होता है, किसी चीज़ को भी इकट्ठा कर लेना, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं मेमोरी, ठीक है। आप जैसे मोबाइल की मेमोरी में क्या होते हैं, आप हर चीज़ों को स्टोर कहाँ करते हो, मोबाइल की मेमोरी में करते हो। इसी तरीके से हर चीज़ को स्टोर कर लेना, उसका भंडारण गृह एक तरीके से कह सकते हैं, किसी चीज़ की सूचना को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। किसी चीज़ को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, स्कीमा या स्कीम कहलाता है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी इंसान के दिमाग में या किसी भी मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, ठीक है, जैसे ही बताया गया है कि जैसे एक शब्द का बहुवचन स्कीमेटा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बच्चे की सूचना की इकाइयों का छोटा छोटा खंड होता है, बालक की सूचना का भंडार गृह होता है। जैसे मोबाइल में आप मोबाइल की जो मेमोरी होती है, इसी तरीके से हमारा जो दिमाग होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्कीमा है, उसको हम स्कीमा कह सकते हैं। यानी आप अपने दिमाग में बचपन से छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते जा रहे हो। ABCD सीखा, फिर आपने मिलान करके दो अक्षर का मिलान करके सीखा, ऐसे करते करते आप भाषा को सीख गए हैं ना, वो सब आपके दिमाग में स्टोर होता जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप सीखते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो। तो जो चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ों को जो दिमाग में स्टोर करते जा रहे हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का एक तरीके से मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। जितनी भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को मैं लेकर आई हूँ। संगठन क्या होता है? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उनके स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। यानी किसी भी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले बालक क्या करता है? उस जानकारी को सुव्यवस्थित करता है। यानी कि हम जिस भी चीज़ को स्टोर करते हैं उसे अच्छी तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से जो हम अपने दिमाग में उस जानकारी को भेजते हैं, उस जानकारी को स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। स्कीमा का मतलब ये कहा है कि चीज़ों को इकट्ठा करना, अपने दिमाग में छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करना, उसको इकट्ठा करना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि होता स्कीमा ही है, लेकिन ये कहा गया कि सुव्यवस्थित तरीके से, है ना, पुनर्व्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित तरीके से, यानी अच्छी तरीके से, यानी क्रमबद्ध तरीके से आप अपने दिमाग में उन चीज़ों को स्टोर करते हो, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि पहले आप छोटा बड़ा सीखते हो या ABCD सीखते हो, एक क्रम से चलते हो, फिर उसके बाद 2 अक्षरों के आप मिलान को सीखते हो, फिर 3 अक्षरों के 4 अक्षरों, इस तरीके से आप भाषा को सीखते हो। यानी आप क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, पुनर्व्यवस्थित तरीके से आप चल रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये थे जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिनको मैंने आपको समझाया, जो आपके पेपर में आते हैं। चलिए अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को सीखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे के जो 4 चरण हैं, कभी कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि जीन पियाजे के 4 चरण के नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चरण इनका जो है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। गामक का मतलब होता है चलना। ठीक है, गामक अवस्था कहते हैं जो 0 से 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसको रटना है आपको, ठीक है, अच्छे से समझना है और रटना भी है, ये पूछी भी जाती है। ये जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 तरीके की होती है। नंबर 1 पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, जो 2 से 4 वर्ष होती है। नंबर 2 अंतःदर्शी अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, तीसरी अवस्था जो आपकी है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या जिसे हम ठोस परिचालन अवस्था कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 18 वर्ष होती है। तो आपने कौन कौन सी अवस्था पढ़ी? चलिए रिपीट करते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, या जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो संवेदी पेशीय अवस्था कौन सी होती है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था अभी आपने पढ़ा, ये कितने वर्ष होती है? 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक ये आपकी संवेदी पेशीय अवस्था होती है। ठीक है, अब 0 से लेकर यानी 2 साल तक बच्चा क्या करता है? वो चूसना और निगलना सीख लेता है। अनुकरण करना यानी नकल करना, आपने 2 साल के बच्चे को देखा होगा, जैसे माता पिता करते हैं वैसे वैसे वो नकल करता है। आपके पापा सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो बच्चा भी उठ के क्या करता है? ब्रश करता है। ठीक है, जैसे ही वो कर पाता है, जिस तरीके से भी कर पाता है, वो नकल करना सीखता है। आप जैसे खाते हो वैसे वो देख देख के खाना शुरू करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? नकल करना शुरू कर। अनुकरण मतलब आपको देख देख कर सीखना। ठीक है, फिर क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, प्रावर्ती क्रिया होती है, वस्तु स्थायित्व होता है। ठीक है, प्रावर्ती क्रिया, वस्तु स्थायित्व, ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में बताते हैं। जो आपका वस्तु स्थायित्व होता है, देखिए यहाँ पे प्रावर्ती क्रिया लिखी, परावर्ती कर लीजिए। परावर्ती क्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है रिफ्लेक्सेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सेशन का मतलब होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि बालक जिस काम को सीख लेता है उसी काम को दोहराकर खुश होता है। जैसे उंगली चूसना, परावर्ती क्रिया का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? दोहराना, यानी कि बच्चा जिस चीज़ को सीख लेता है उस चीज़ को बार बार दोहराना उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा उंगली चूसना, वो उंगली चूसते हैं, अंगूठा चूसते हैं। ठीक है, आप उनको मना करते हो, नहीं ये गंदी बात है, इसको हटा दिए, फिर वो चूसना शुरू कर देता है। जैसे ही आप हटे वो चूसना शुरू कर दिए। यानी जिस चीज़ को उसे अच्छा लगता है उस चीज़ को वो बार बार दोहराने के उसको उसमें मजा आता है। ठीक है, या फिर जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ उठाकर क्या करता है? खाने लगता है। ठीक है, उठाकर खा लेता है, कुछ भी जमीन पे पड़ा हो वो उठाकर उसको खा लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसको करने में बहुत मजा आता है। यानी जिस चीज़ को वो, एक चीज़ को जो सीख जाता है उसको करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व। बहुत अच्छे, देखिए चीज़ों को नोट करते जाइएगा।
चूसना निगलना तो आप जानते हो बच्चा सीख लेता है। अनुकरण मतलब नकल करना। परावर्ती मतलब होता है बालक जिस काम को सीख लेता है उसी काम को दोहराकर खुश होता है। फिर है आपका वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व मतलब कि होता है ऑब्जेक्ट परमानेंशन, ठीक है, परमानेंस। पियाजे के अनुसार वस्तु का अस्तित्व बना रहता है भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो गई हो। यानी इसका मतलब ये है कि वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि बच्चे को पता है, बच्चा क्या करता है, दूध की शीशी पीता है तो उसे पता है कि दूध की शीशी हमारे आमने ही सामने है, भले ही वो हमें दिखाई नहीं दे रही हो। बच्चे को पता है मम्मी मेरे पास ही है, यही कहीं है, भले ही वो हमारे सामने नहीं है लेकिन मेरी मम्मी मेरे घर पे ही है, मेरे पास ही है, उसको ये पता होता है, ठीक है। यानी कि उसको ये वस्तु का स्थायित्व तो बना रहता है भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो। उसको पता है कि वो हमारी वस्तु हमारे सामने नहीं है लेकिन वो है हमारे आसपास ही, ठीक है। नेक्स्ट है मूल प्रतीकात्मक अवस्था। मूल प्रतीकात्मक अवस्था या मूल प्रतीकात्मक व्यवहार का मतलब ये होता है कि पियाजे जी जो है ये मानते थे कि बालक कुछ ऐसे व्यवहार भी करता है जिसके लिए उसे किसी प्रकार का कोई भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी उसको प्रशिक्षण नहीं देते हो, कोई भी उसको ट्रेनिंग नहीं देते हो, ठीक है। यह व्यवहार बालक में जन्मजात होता है। जैसे अब आप बालक को हंसने के लिए तो कोई ट्रेनिंग नहीं देते हो, ये जन्मजात होती है। रोने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देते हो, ये जन्मजात होती है। और पैर पटकना, हंसना, रोना, पैर पटकना, ये क्या होती है, ये जन्मजात। बच्चे को भूख लगी, वो उसने रोना शुरू कर दिया, पैर पटकना शुरू कर दिया, इसके लिए आप कोई उसे ट्रेनिंग नहीं देते हो। जैसे आप ब्रश करना उसको सिखाते हो, खाना खाना सिखाते हो, ठीक है, फिर आप उसको क्या करते हैं, चलना सिखाते हो। लेकिन जब आपने देखा है कि बच्चा होता है तो वो पहले रोता है, ठीक है, रोता है, हंसता भी है, ठीक है, और बच्चे पैर पटकना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो ये चीज़ें जन्मजात होती है। जन्मजात यानी कि उनके अंदर पहले से नेचुरल ही होती है, उनके अंदर पहले से होती है। उनको आप हंसना नहीं सिखाते हो, आप उनको रोना नहीं सिखाते हो, आप उनको पैर पटकना नहीं सिखाते हो, ठीक है। तो ये मूल प्रतीकात्मक अवस्था का मतलब होता है जो चीज़ें जन्मजात होती है, जिनके लिए किसी भी प्रशिक्षण, किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, जो बच्चे अपने आप से चीज़ों को, जो उनके लिए उनके अंदर जन्मजात होती है, ठीक है, जिनको ना ही वो सीखते हैं ना ही आपको सिखाने की जरूरत होती है, ठीक है, उनके अंदर पहले से वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसे हम मूल प्रतीकात्मक अवस्था कहते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा। संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा चूसना और निगलना शुरू कर देता है, चीज़ों को चूसना, चीज़ों को निगलना। अनुकरण मतलब नकल करना सीख जाता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती क्रिया मतलब कि परावर्ती क्रिया मतलब होता है कि जिस चीज, दोहराना। परावर्ती क्रिया का मतलब होता है दोहराना, मतलब जिस चीज़ को, जिस काम को बालक सीख लेता है उसको दोहराने में उसको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। जैसे कि जमीन पर पड़ी हुई चीज़ों को खा लेना, ठीक है, उंगली चूसना, ये सब चीज़ें। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चे को पता है कि जो चीज़ें, कुछ जो वस्तु जो है, यानी मान लो एक तरीके से जो दूध की बोतल है वो उसके सामने नहीं है लेकिन उसे पता है वो उसके आसपास ही है, ठीक है। मूल प्रतीकात्मक अवस्था का मतलब ये होता है कि मूल प्रतीकात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है। मूल प्रतीकात्मक अवस्था का मतलब होता है कि बालक के अंदर जो भी चीज़ जन्मजात होना, ठीक है, जैसे कि जिसके लिए किसी भी प्रशिक्षण या किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बालक के लिए के अंदर वो चीज़ें जन्मजात होती हैं, जैसे रोना, हंसना, पैर पटकना, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसके अंतर्गत पूछा नहीं जाएगा, यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि मूल प्रतीकात्मक अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। 2 नंबर में आता, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं लिखना है, आपको पेपर नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपकी बैक की संभावना हो जाती है। आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, अगर नहीं भी आते तो भी, और आते हैं तो आपको अच्छे से उनको लिखना है। ज़्यादा कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है कि 2-3 कॉपियाँ भर आए हो, 1-1, 2-2 पेज का आप लिख कर आए हो। जितना हो सके कम से कम लिखिए, अच्छा लिखिए, ठीक है। दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा। मैंने आपको बताया जो पूर्व संक्रियात्मक आपकी अवस्था होती है ये आपकी कितने साल तक होती है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये जो पहला है ये होता है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं। ये जो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से 4 वर्ष होती है, यानी 2 से 4 साल के बच्चों के अंदर होती है। 0 से 2 वर्ष के बच्चों के बारे में भी आपने पढ़ा, ठीक है। ये जो अवस्था होती है 2 से 4 साल के बच्चों में होती है। देखिए क्या होता है, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक में सूचकता का गुण विकसित हो जाता है, बच्चों में चिन्ह एवं संकेत का ज्ञान विकसित होता है।
यानी बच्चे जो होते हैं वो चिन्ह को समझने लगते हैं और संकेतों को समझने लगते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, अगर ए बना होता है उसके आगे एप्पल बना होता है, ठीक है, उसके आगे क्या बना होता है, उसके आगे एप्पल बना होता है, ठीक है। अब बच्चे समझ जाते हैं, अगर बच्चों को ए के बारे में नहीं पता होगा तो भी वो एप्पल देख के रट जाते हैं, समझ जाते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़ाते हो ना, ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है, एप्पल मतलब सेब। इस तरीके से वो रट लेते, सीख लेते। जैसे ही उसके आगे सेब आएगा, आपने देखा होगा बच्चों को, आप उनकी बुक उनके सामने लाइए और पढ़ के देखिए, वो सिर्फ चित्र को देख देख के ही बता देते हैं। वो ए को नहीं देखेंगे लेकिन एप्पल को देखकर कह देंगे ए फॉर एप्पल। बॉल बना होगा, बॉल को देखकर तुरंत कहेंगे बी फॉर बॉल। कैट बनी होगी, तुरंत कहेंगे सी फॉर कैट। लेकिन अगर आप उनको अलग से ABCD दे दो तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एप्पल देखेंगे समझ जाएंगे ए फॉर एप्पल, एप्पल में सेब, तुरंत बता देंगे आपको। ये चीज़ आप बच्चों में नोट करिएगा, ठीक है। तो 2 साल के बच्चों में सिंबल और क्या होता है, साइन चीज़ों को वो समझ जाते हैं। अंतःदर्शी अवस्था, दूसरी जो इनकी अवस्था है वो है अंतःदर्शी अवस्था, जो होती है 4 से 7 साल, ठीक है, 4 से 7 वर्ष के बच्चों में। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसका स्कूल में एडमिशन होना शुरू हो जाते हैं। 4 साल के बच्चों में प्ले ग्रुप में जाना सीख जाते हैं, ठीक है। तो अंतःदर्शी अवस्था में कहते हैं जीववाद, जीववाद है, अविलोमिता है, केंद्रीकरण है, संरक्षण का अभाव, ठीक है, दूसरों के विचार एवं दृष्टिकोण को ना पहचान पाना, गिनती वर्णमाला क्रम की पहचान। जैसे जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो जीववाद, जीववाद का मतलब क्या होता है, जीववाद का मतलब होता है, आपको सुनकर हंसी आएगी, दुनिया की हर चीज़ को वो क्या समझते हैं कि ये दुनिया की हर चीज़ जो है वो सजीव है, ठीक है। वो सजीव और निर्जीव में अंतर ना कर पाना क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है कि सजीव और निर्जीव चीज़ों में या वस्तुओं में अंतर ना कर पाना क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। बालक को ये मतलब भ्रम होता है, उनको ये लगता है कि उनके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी खेल खिलौने हैं, सभी क्या हैं, जीवित हैं, सभी के अंदर जान है। आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे खिलौने जब खेलते हैं, यानी जो घोड़ा हाथी जो खिलौने लेकर आते हैं तो कहते हैं पापा पापा हटो ना, आपको काट लेगा, ठीक है, मेरा घोड़ा आपको काट लेगा, अभी मेरा घोड़ा आपको बहुत तेज दौड़ाएगा, इस तरीके से कहते हैं ना। आपने देखा होगा बच्चे, अरे काट लेगा दूर रखो। आप बच्चों से ऐसे कहते हो ना उनके खिलौने से, अरे काट लेगा भाई दूर रखो, ठीक है, इस तरीके से बोलते हो ना। तो दुनिया की हर चीज़ उन्हें लगता है कि बच्चे क्या होते हैं, दुनिया की हर चीज़ को समझते हैं कि वो सजीव है। जैसे आप कहते हो चंदा मामा, अभी चंदा मामा बोलने वाले हैं, अभी चंदा मामा आएंगे, ठीक है, अभी चंदा मामा आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, बातें करेंगे खूब सारी, इस तरीके से आप बोलते हो। उनको लगता है चंदा मामा जो है यानी चांद है वो हमसे बात करेंगे, ये भी जीवित है, ठीक है। तो हर दुनिया की हर चीज़ को उसे लगता है कि दुनिया की हर चीज़ क्या है, सजीव है। तो इसे ही हम जीववाद कहते हैं। यानी बालक को लगता है कि दुनिया की हर वस्तु, दुनिया के खेल खिलौने सभी क्या है, जीवित हैं। बालक की तरह ही क्या है, उसी की तरह सभी क्या है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है, खाना खा सकते हैं, सब उसी की तरह कर सकते हैं। यानी दुनिया की हर चीज़ जीवित है, यानी कि सजीव और निर्जीव चीज़ों में वो अंतर नहीं करता है। नेक्स्ट है अविलोमिता। अविलोमिता का मतलब ये होता है, इसको हम अनुत्क्रमणशीलता भी कहते हैं, अपलटावीपन भी कह सकते हैं या अपरिवर्ती भी कह सकते हैं। यानी किसी भी शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर बालक वापस शुरुआती बिंदु पर पहुंच नहीं पाता है, उसे हम अविलोमिता कहते हैं। जैसे आपने जो है क्या किया, किसी भी बच्चे को आपने क्या किया, लंबाई चौड़ाई अक्षरों की संख्या में, जैसे कि आपने इस तरीके से एक डंडा खींचा, फिर आपने एक डंडा यही फिर से दोहराया और इसमें इस तरीके से गोल गोल बना दिया। अब आपने बच्चों से कहा ये क्या है, ये क्या है, वाह। आपने क्या सिखाया, ये वाह है। अब पहले आपने टी बनाया था, अब उस टी में आपने वाह कर दिया। अब आप कहोगे कि वाह को हटाकर टी बना दो, तो वो नहीं कर पाएगा। अब उसे ये है कि अब उसको ये लगेगा कि ये वाह अब टी नहीं बन सकता है, बल्कि हम लोग तो कर सकते हैं, हमें तो पता है कि ना कि इसको हम इरेज कर देंगे, हम इन सब चीज़ों को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। अगर ये हम ये गोल गोल ये सर्कल को अगर हम डिलीट कर दे, तो ये अगर हम इसको इरेज कर दे तो ये फिर से टी बन जाएगा। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है, वो आपसे कहेगा नहीं अब टी वापस नहीं आएगा, अब ये वाह बन गया है, वाह ही रहेगा, टी नहीं आएगा वापस, ठीक है। तो वो चीज़ों को क्या करता है, वो चीज़ों को फिर से दोबारा नहीं बना पाता है, उसको नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये होती है अविलोमिता। यानी किसी भी शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर बालक वापस उस शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच पाता है, इसे ही हम अविलोमिता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है,
जैसे कि आप लोग हैं या हम लोग हैं, क्या करते हैं हम लोग पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, हम चीज़ों को पढ़ते भी रहते हैं, लिख भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। लेकिन बालक क्या करता है, अगर वो पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ेगा, अगर वो लिख रहा है तो सिर्फ उसका सारा फोकस लिखने पे होगा, अगर वो याद कर रहा है तो उसका सारा फोकस यानी कि एक समय पे वो एक ही काम कर पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग एक समय पर कई सारे काम कर लेते हैं, चीज़ों को लिख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, उसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बालक अगर सिर्फ पढ़ रहा है तो उस समय के लिए वो एक समय पर सिर्फ पढ़ ही पाएगा, अगर वो लिख रहा है तो वो एक समय पर लिख सकता है, अगर वो किसी चीज़ को याद कर रहा है तो वो एक समय पर सिर्फ याद कर सकता है। यानी कि ये कहा गया कि बालक किसी घटना या किसी भी वस्तु के किसी एक पक्ष तक ही सीमित रहता है, ठीक है, इसे ही केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। जबकि जो वयस्क होते हैं यानी जो बड़े लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, एक ही समय पर कई सारी घटना या कई सारी वस्तु को कई पक्षों तक फोकस कर सकते हैं, ये होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही समय पर एक ही काम को पूरा करना क्या कहलाता है, सिर्फ एक काम को पूरा करना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चे लिखते हैं तो सिर्फ लिख ही पाते हैं, वो बोलेंगे नहीं उसको, फिर वो क्या करेंगे, उसको याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक ही काम करेंगे, एक ही समय पर एक काम करना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने अभी आपको आप विलोमिता में बताया था कि बच्चा अगर किसी चीज़ के शुरुआती बिंदु से अगर आगे बढ़ चुका है तो वो उस शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आ पाएगा। ठीक इसी तरीके से इसमें भी है, अगर आपने बच्चे को आपने बच्चे को सिखाया, बच्चों ये क्या है, तो उसने कहा ये है ग्लास, क्या कहा, ये है ग्लास। अब आपने कहा कि बच्चों अगर हम इसमें इस तरीके से बना दे तो ये क्या बन गया, कप बन गया, क्या बन गया, कप बन गया। अब आप कहोगे बच्चों अब हम फिर से हम इसको चलो गिलास बनाते, वो कहेगा नहीं अब गिलास नहीं बनेगा, ये कप बन गया है, अब गिलास नहीं बन सकता। उसे ये नहीं पता होता है कि अगर हम इसको इरेज कर दें तो ये गिलास बन जाएगा, यानी वो शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आ पाता है। अगर किसी शुरुआती आकृति में कोई भी बदलाव होता है तो वह शुरुआती आकृति को भूल जाता है, ठीक है, यही संरक्षण का अभाव करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दूसरों के विचार एवं दृष्टिकोण को ना समझ पाना। बच्चे क्या होते हैं, दूसरे के विचार यानी दूसरा क्या सोच रहा है, ठीक है, दूसरा क्या देख रहा है, उस चीज़ को वो नहीं समझ पाते हैं। उन्हें वही समझ में आता है जो उन चीज़ों को वो खुद देख रहा होता है, खुद उसके बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। तो दूसरों के विचार को और दूसरे के दृष्टिकोण को वो समझ नहीं पाते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, वो कुछ नहीं समझते, वो सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं। नेक्स्ट है गिनती वर्णमाला क्रम की पहचान। अब जब बच्चा 4 साल का होता है तो वो 1 से 10 तक गिनती भी सीख जाता है, वर्णमाला भी का से ज्ञा तक सीख जाता है, ठीक है, क्रम की पहचान करना भी शुरू हो जाता है, यानी का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, या 1 के बाद 2 आता है, या 1 के बाद बी आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें सीख जाता है। अब आपकी थर्ड स्टेज है, अभी इसमें आपका है आर्थिक चिंतन। अतार्किक चिंतन का मतलब क्या होता है, अतार्किक चिंतन का मतलब होता है तर्क ना कर पाना। तर्क ना कर पाना, वो जोड़ घटाना गुणा भाग अभी करना नहीं सीख पाता है। केंद्रीकरण मैंने भी आपको बताया, ये फिर से आ गया है। नेक्स्ट है आपकी स्टेज मूल संक्रियात्मक या ठोस परिचालन अवस्था। अब अभी आपने क्या पढ़ा था, जो आपने पहला स्टेज पढ़ा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चों के अंदर संरक्षण का अभाव होता है, विलोमिता होती है, केंद्रीकरण होता है। वहीं यहाँ पर मूल संक्रियात्मक अवस्था में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए वहाँ पर आपने पढ़ा संरक्षण का अभाव होता है, यानी जो शुरुआती बिंदु पर अगर उसने ये आप सीख लिया है कि ये ग्लास है और अगर हमने इसमें ये बना दिया तो ये कप हो गया, अब वो पिछला ग्लास नहीं जान पाएगा, अगर इसको हटाकर हम ग्लास कर दें तो वो नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा नहीं ये कप ही बना है। लेकिन अब आपको पता चल गया कि अगर हम इरेज कर देंगे तो वो फिर से ग्लास हो जाएगा, तो आपके अंदर संरक्षण का अभाव संरक्षण आ गया है। विलोमिता यहाँ पर होगा, विलोमिता जैसे अभी आपने पढ़ा, विलोमिता के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया, जल्दी से बताइए, विलोमिता के बारे में क्या पढ़ाया मैंने आपको। अभी आपने पढ़ा था अविलोमिता, यानी शुरुआती बिंदु में वापस ना आना, और यहाँ पर होता है इसका उल्टा विलोमिता, ठीक है। विकेंद्रीकरण यानी कि आप एक समय में कई सारे काम कर सकते हो। फिर क्या, तार्किक चिंतन की शुरुआत, यानी कि आप जोड़ घटाना गुणा भाग करना शुरू कर दिए हो, ठीक है।
फिर क्या है, क्योंकि ये जो आपकी अवस्था होती है, ये अवस्था आपकी कितने वर्ष की होती है, ये अवस्था जो आपकी होती है ये आपकी 7 से 11 7 साल का बच्चा, 7 से 11 साल का बच्चा क्या करता है, जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीख जाता है, चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है, एक समय पर कई सारे काम करना सीख जाता है, ठीक है। गणितीय संक्रियता यानी कि गणितीय संक्रियता का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीख जाना। क्रम परिवर्तन, अब आप चीज़ों को क्रम से रखना सीख जाते हो, ठीक है, किस चीज़ों को किस तरीके से रखना है आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, क्रम से आप चीज़ों को रखना सीख जाते हो। नेक्स्ट है, जैसे क्रम से सीखने का मतलब क्या है, समझा दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों को देते हो जानवर, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया आपने पक्षी, ठीक है। अब आपके बुक्स में पक्षी भी बने हैं, जानवर भी बने हैं, तो वो क्या करेगा, जानवरों को जानवरों के स्थान पर लिख लेगा और पक्षियों को पक्षियों के स्थान में, यानी वो क्रम से चीज़ों को लिखना सीख जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये लास्ट स्टेज है और ये आपकी स्टेज जो होती है ये 11 से 18 साल के बालक में होती है। 11 से 18 साल यानी कि अब आप जो है हाई स्कूल में आ गए हो, 9th, ठीक है, अब क्या हो गया है, अब आप जो है 6, 7, 8, 9 से लेकर हाई स्कूल तक जो आपकी स्टेज होती है वो औपचारिक अवस्था होती है या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मूर्त और अमूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, चीज़ें अगर हमारे सामने हैं तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। मूर्त का मतलब ये है कि आपने पेड़ देखे हैं, अगर आपके डायग्राम बना है आपकी बुक में, आपने उस पेड़ के बारे में आपने बताया कि इस पेड़ में आम का पेड़ है तो आपने बताया इसमें आम निकलते हैं, ये पत्तियां हैं, ये जड़ हैं, ये तना है, इस तरीके से समझाया, फिर आप उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे, बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके सामने ना हो उसके बारे में भी आप जान जाएं तो वो अमूर्त कहलाता है, ठीक है। आप बड़े होते हो, आपके सामने हर चीज़ का मॉडल लाकर नहीं रखा जाता है कि आपके सामने हर चीज़ का मॉडल लाकर रख दे तभी आप चीज़ों को पढ़ पाएँ। लेकिन छोटे बच्चों में क्या है, जब तक उसके सामने वो चीज़ें नहीं होती हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, भले ही वो उसके बारे में कितना जानता हो। और आप बड़े हो गए, अगर आपसे कहा गया कि गाय के बारे में निबंध लिखो तो आप आराम से बिना सोचे आपके दिमाग में वो चित्र बना होगा कि उसके 2 आँखें होती हैं, 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने चीज़ें ना होकर भी आप उन चीज़ों को लिख लेते हो। तो अमूर्त का मतलब ये होता है कि आपके सामने चीज़ें ना होकर भी आप उनके बारे में समझ जाओ, उनके बारे में पढ़ लो, वो क्या कहलाती है, अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, चलिए देखते हैं। अमूर्त चिंतन की भावना आपके अंदर होना, यानी